की शुरुआत करते हैं। तेल गैस को लेकर सीएम योगी के सख्त आदेश है। कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है यूपी में तेल गैस की स्थिति सामान्य है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर ये खबरें काफी वायरल हो रही हैं कि कच्चे तेल की कमी हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में स्थिति सामान्य है। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कहीं भी कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा है। यूपी में तेल गैस की स्थिति सामान्य है, पेट्रोल डीजल की कहीं भी कमी नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर। आज योगी कैबिनेट की बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इनमें स्टाम्प, पंजीयन विभाग, परिवहन विभाग समेत कई विभागों के प्रस्तावों पर मोहर लगी। स्टाम्प रजिस्ट्रेशन प्रस्ताव में अब खतौनी जांच के बाद में रजिस्ट्री हो सकेगी और हर ग्राम पंचायत में बस चलाने की योजना है ताकि हर गांव तक बस सेवा शुरू हो सके। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि अलग अलग क्षेत्र से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। प्रतिबद्धता प्रदेश को नंबर 1 पर लाने को लेकर के है। आज उत्तर प्रदेश निवेश के मामले में भी नंबर 1 पर है। देश और दुनिया के सारे उद्योगपति, बड़े ढेर सारे उद्योगपति चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका उद्योग स्थापित हो और उत्तर प्रदेश सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से के लाइन ऑर्डर तक में बेहतर स्थिति ला करके देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, दुनिया के लोगों को आकर्षित करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 डेस्टिनेशन बन चुका है। बैठक में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अहम फैसला लिया गया है। किसी भी संपत्ति को बेचने से पहले विक्रेता का नाम खतौनी में मिलान किया जाएगा। यदि नाम अलग पाया जाता है तो रजिस्ट्रेशन विभाग इसकी जाँच करेगा। अभी तक मालिक चेक करने का अधिकार नहीं था। अभी तक केवल विभाग का पार्ट था कि वो स्टाम्प ड्यूटी कितना को मिलना चाहिए, खरीदार तय करे कि कौन मालिक है। लेकिन अब जब हमारा स्टाम्प विभाग चेक करेगा कि कौन व्यक्ति इसका मालिक है कि नहीं मालिक है, उसका रिकॉर्ड क्या करता है, खतौनी की जांच होगी। खतौनी पर नाम दे तभी हुआ। परिवहन विभाग से जुड़े प्रस्ताव के तहत सीएम ग्राम परिवहन योजना 2026 को स्वीकृति दी गई है। योजना के तहत 59,163 ग्राम सभाओं को बस सेवा से जोड़ा जाएगा। जिन 12,200 गांवों में अब तक बस सेवा नहीं थी, वहां भी 28 सीटर बसें चलाई जाएंगी। कि एक तो पहले ये टैक्स फ्री होगा, जो हम टैक्स लेते हैं इसमें हम टैक्स नहीं लेंगे और हम लोग रियायत कर रहे हैं कि गांव में लोग मैंने उसको प्रोत्साहन मिले, मैंने उनको जोड़ेंगे। प्राइवेट लोगों को हम इसको चलाने की अनुमति देंगे। ग्रामीण बस सेवा योजना के तहत बसों की औसत आयु 15 साल तय की गई है, जबकि संचालन का अनुबंध 10 वर्ष का होगा। वहीं मोटर व्हीकल कानून में संशोधन कर केंद्र सरकार के नियमों को अपनाया जाएगा। ड्राइवरों की फिटनेस जांच, मेडिकल टेस्ट और पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। नोएडा एयरपोर्ट के अफसरों ने सीएम योगी से मुलाकात करके एरोड्रम लाइसेंस पेश किया। एरोड्रम लाइसेंस मिलने के बाद में जल्द ही नोएडा उद्घाटन की तारीख तय होगी। एयरपोर्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टोफ शेलमैन ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। एयरपोर्ट प्रबंधन ने सीएम योगी को परियोजना की प्रगति और आगामी चरणों की जानकारी भी दी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेलीगेशन ने सीएम योगी से मुलाकात कर उन्हें एरोड्रोम लाइसेंस पेश किया। इस औपचारिक प्रक्रिया के साथ जेवर में बन रहे इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन की दिशा में जरूरी चरण पूरा हो गया है। बीसीएस की सुरक्षा मंजूरी मिलते ही औपचारिक उद्घाटन की तारीख तय हो जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। नोएडा एयरपोर्ट को फरीदाबाद से जोड़ा जाएगा। फरीदाबाद से जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड को मंजूरी मिली है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी रोड जुड़ेगा। रोड काफी एरिया में एलिवेटेड रहेगा और ये जेवर एयरपोर्ट को फरीदाबाद के एरिया से कनेक्ट कराएगा। यही आगे कनेक्टिविटी फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आ जाती है। तो एक तरीके से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, इन दोनों का जेवर एयरपोर्ट के साथ कनेक्टिविटी।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास 4 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में एक रनवे और एक यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है। इसकी सालाना क्षमता करीब 1.2 करोड़ यात्रियों की है। दूसरे चरण में क्षमता बढ़ाकर 3 करोड़ यात्रियों तक की जाएगी। तीसरे और चौथे चरण में विस्तार के साथ कुल क्षमता को 7 करोड़ यात्रियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल लगभग 1,38,000 वर्ग मीटर होगा। 48 चेक इन काउंटर बनाए गए हैं, 9 सुरक्षा जांच लेन और 9 इमिग्रेशन काउंटर हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज भी विकसित किए जा रहे हैं। 10 एरो ब्रिज और 28 विमान पार्किंग स्टैंड की व्यवस्था भी की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन शुरू होने के बाद दिल्ली एनसीआर के हवाई यातायात पर दबाव कम होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवेश, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। वाणिज्यिक उड़ानों की एक तरीके से इस लाइसेंस को मिलने के बाद अनुमति हो गई है और 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट होगा। इसके लिए बाकायदा अनुमति मिल गई है। बस सुरक्षा की एनओसी मिलते ही आगे की जो कार्रवाई है वो तेज हो जाएगी। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। एसपी महासचिव शिवपाल यादव ने कुछ दिन पहले ओपी राजभर पर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर हमारी बदौलत ही विधायक बने। एसपी गठबंधन से अलग होकर उनका जनाधार नहीं बचा है। शिवपाल यादव के बयान पर ओपी राजभर ने पलटवार किया। राजभर ने कहा कि हम छोटे लोगों ने सपा सरकार बनाई थी। छोटा बिच्छू डंक मारता है तब दर्द होता है। जो विकास करेगा उसकी सरकार बनेगी। इतने छोटे स्तर के लोगों का हम जवाब नहीं देना चाहते जो इस तरीके की बात करें, और वो समाजवादी पार्टी की वजह से ही विधायक थे और फिर आने वाले चुनाव में उनको पता चल जाएगा। तब वही समाजवादी पार्टी को कहते थे कि समाजवादी पार्टी अब चोर उचक्कों की पार्टी हो गई है। समाजवादी पार्टी जो है शराब माफियाओं की पार्टी हो गई है। समाजवादी पार्टी अब यहाँ गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं। ये समाजवादी पार्टी नहीं चलेगी, ये माननीय शिवपाल यादव जी ने कहा था। और जिस छोटे लोगों को यही छोटे लोग मिल करके बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर जितवाने का काम किए, तो आज जो कह रहे हैं अब उनको इस बात का एहसास हो गया है कि छोटे लोग जब छोटा बिच्छू डंक मारता है ना तो ऊंट को भी पेचकूर आ जाता है। लोकसभा में कांग्रेस ने मंगलवार को स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि हमें ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए खुशी नहीं हो रही है क्योंकि ओम बिरला के साथ में हमारे व्यक्तिगत स्तर पर अच्छे संबंध है। संसदीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, जहां विपक्ष के रवैये पर ऐतराज जताया, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विपक्ष कुछ शब्दों की गलत तरीके से व्याख्या कर रहा है जो ठीक नहीं है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। चल रहे हैं माननीय सदस्यगण सभी कृषि के संबंध में माननीय मंत्री से पूछना चाहते हैं। प्लीज आप लोग, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, प्लीज प्रश्नकाल चलने दीजिए। प्लीज एक बार। संसद में विपक्ष ने भारी हंगामा किया। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विपक्ष तैयार हुआ, लेकिन अचानक मूड बदल गया और गल्फ और ईरान के हालात पर चर्चा करने लगा, जिसके बाद सरकार ने कहा ये मनमानी ठीक नहीं। आप मुझे एक उदाहरण बताइए, जब से भारत आजादी हुए हैं एक लोकसभा स्पीकर का नाम मुझे बताइए जो सरकार का खिलाफ बयान देते हो और सदन में सरकार का बिजनेस के खिलाफ काम करते हैं और विपक्ष जो रेजुलेशन आता है उसको समर्थन करते हैं। आप एक लोकसभा स्पीकर का नाम बताइए। गौरव गोगोई ने कहा कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर नहीं ला रहा। आदरणीय ओम बिरला जी सभी के साथ उनका व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा है, इसीलिए हम दुखी हैं कि हमें आदरणीय ओम बिरला जी के खिलाफ इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ रहा है। हम मजबूर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष कुछ शब्दों की गलत तरीके से व्याख्या कर रहा है जो ठीक नहीं है। मैं इनको टोकना नहीं चाहता,
प्रिसाइड शब्द प्रयोग जो किया गया है संविधान के अंदर, वो हाउस को प्रिसाइड करने के लिए किया गया है। ऑफिस समाप्त नहीं हो जाता, नहीं हुआ वही हाउस जब मतलब सदन जब चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है, ये पद खाली नहीं रह सकता। ये जो गलत इंटरप्रिटेशन करे, एक सीमित उद्देश्य के लिए ही मैं खड़ा हूँ। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि एक ही व्यक्ति है जो 12 साल में सरकार के सामने नहीं झुका। एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष। और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर चर्चा हंगामेदार रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य वरिष्ठ कांग्रेस और सपा नेता शामिल हुए। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के आवास पर इफ्तार पार्टी हुई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इफ्तार पार्टी के दौरान की। मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए थे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई नेता इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। राहुल गांधी भी इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। बीच में आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, और भी समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। संसद परिसर में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। हाथों में आलू और तख्ती लेकर एसपी सांसदों ने आलू किसानों की परेशानियों को लेकर प्रोटेस्ट किया। इस प्रदर्शन में डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव और इकरा हसन समेत एसपी के तमाम सांसद मौजूद रहे। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आलू महंगा बालू, सबसे आलू को दाम दिलाओ, जब जाएंगे भाजपा कभी घटेगी महंगाई। एसपी सांसदों ने संसद के बाहर हाथ में आलू और पोस्टर लेकर महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर किसानों को उचित मूल्य न देने और जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों की अनदेखी का आरोप लगाया। जो काम सरकार को करना चाहिए, किसानों को बाजार उपलब्ध कराने का काम, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस का काम, वो सरकार नहीं कर रही है। ये सरकार न किसानों को मूल्य दे रही है, न उनकी फसलों को खरीदने का इंतजाम कर रही है, न बीज का इंतजाम है, न खाद का है, न पानी का है, न बिजली का है। किसानों को बर्बादी के कगार पर लाना चाहते हैं और यहाँ तक बर्बाद करना चाहते हैं कि किसान कौड़ियों के दाम अपनी जमीनें बेचे। प्रदर्शन के दौरान एसपी सांसद इकरा हसन, प्रिया सरोज और डिम्पल यादव के हाथों में भी तख्ती थी, जिस पर लिखा था, आलू किसान की सुध ले सरकार, उनका जीवन हो रहा है बर्बाद। देखने को मिल रहा है पूरी हमारी फर्रुखाबाद की बेल्ट, कन्नौज हो गया, मैनपुरी हो गया, आसपास के सभी क्षेत्र, एटा, जहां आलू की उपज होती है, आज वहां पे किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। आलू के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, किसान दुखी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव प्रचार के लिए तो बाहर निकल के ये बड़े शौक से आते हैं, सज धज के आते हैं, लेकिन आज जब हमारा किसान बर्बाद हो रहा है तब ये लोग कोई भी किसानों की दुविधा को नहीं समझ पा रहा है। एसपी सांसदों का कहना है कि अगर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिला तो आलू उत्पादक किसानों की हालत और खराब हो जाएगी। एसपी की मांग है कि सरकार आलू की खरीद के लिए प्रभावी व्यवस्था करे ताकि किसानों को राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। एलपीजी की जरूरी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले ऐलान किए हैं। रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट भी लागू किया गया है। वहीं ईरान में युद्ध के बीच में देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। उपभोक्ता को अब एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर 25 दिन में मिलेगा। इससे पहले ये टाइम पीरियड 21 दिन का था।
यानी अगला सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक कर सकेंगे। ईरान में युद्ध के बीच देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। पूरे देश में हाहाकार मचा है, परेशानियां बढ़ गई हैं, दुश्वारियां बढ़ गई हैं। हर जगह, चाहे रेस्टोरेंट हो, रसोइयां हो, हर जगह इसका असर है। 9 या 10 दिन युद्ध चला है, पर गैस की शॉर्टेज हो गई। ये भी इंस्ट्रक्शन है इसके साथ कि 25 दिन से पहले डोमेस्टिक की और शहरों में बुकिंग नहीं होगी। जो ये शॉर्टेज है, इसके लिए पूरी तरह भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय जिम्मेदार है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच घरेलू एलपीजी की सप्लाई में किल्लत ना हो, इसके लिए भी सरकार ने अहम कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने देश में ECA लगाया है। गैस की आपूर्ति तय करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लागू किया गया है। आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ उद्योगों को सीमित गैस आपूर्ति मिलेगी। एसपी सांसद का कहना है कि सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिए। 100 रुपए पहले ही बढ़ चुके हैं और लगातार यही जानकारी मिल रही है। कई स्टेट्स में अब एलपीजी मिल भी नहीं पा रही है और क्रूड ऑयल का भी नहीं पता है कब तक हमें मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। तो ये हमारी सरकार की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, जिसको पहले दिन से विपक्ष पॉइंट आउट कर रहे थे। सरकार की दलील है कि गैस की जमाखोरी रोकने के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। कई लोग जरूरत न होने पर भी सिलेंडर बुक कर स्टॉक कर रहे थे। इससे सभी उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस सिलेंडर मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा कि लोगों को जल्द से जल्द चूल्हे और लकड़ी का इंतजाम कर लेना चाहिए। वहीं शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए। इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है? अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। जो ये सरकार चल रही है वो भगवान भरोसे चल रही है, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट पर चल रही है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी झूठ बोलकर परोसे जाकर काम हो रहा है। और जब दिक्कत आई है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया इज लुकिंग अनप्रिपेयर्ड। पेट्रोल जो क्रूड ऑयल है वो $100 पार कर गया, वही उसका भी असर आने वाला है। और गैस का हालत ये हो गई है कुकिंग गैस की कि बंगलोर के रेस्टोरेंट सब बंद होने की नौबत में, चेन्नई के रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत में। धीरे धीरे पूरे देश में गैस का असर ये पड़ेगा और सरकार जो है कह रही नहीं सब ठीक है। खाड़ी देशों में युद्ध के चलते रसोई गैस आपूर्ति प्रभावित होने लगी है। सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक फिलहाल कॉमर्शियल सिलेंडर में सिर्फ अस्पताल, हॉस्टल और स्कूल को सप्लाई के ऑर्डर है, जबकि होटल इंडस्ट्री को रसोई गैस सप्लाई बंद है। वहीं 25 दिन से पहले घरेलू गैस की बुकिंग भी होल्ड रहेगी। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। शादियों के इस सीजन में होटल इंडस्ट्री को गैस सप्लाई की बंदी का असर दिखने लगा है। देहरादून के एक होटल के जनरल मैनेजर का कहना है कि उनके होटल में कॉन्फ्रेंस पार्टी से लेकर शादी भी होती है और हर दिन 5 से 6 सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब उनके पास सिर्फ 1 से 2 दिन का बैकलॉग है। गैस एजेंसी से कमर्शियल गैस की सप्लाई नहीं होने से आने वाले दिनों में संकट बढ़ सकता है। तो अंडर कंट्रोल है, बट अगर विदिन 1 और 2 दिन के अंदर अगर यही कंडीशन रही तो सारी जगह गैस बिल्कुल फिनिश हो जाएगी और जितनी भी होटल इंडस्ट्री हैं, जितनी भी होटल्स हैं, बड़े होटल्स हैं, छोटे होटल्स हैं, इवन और भी जहाँ पे डोमेस्टिक में भी ज़रूरत पड़ेगी, गैस की कमी हो जाएगी और खाना प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दरअसल सरकार ने प्राथमिकता पर घरेलू गैस सिलेंडर से लेकर स्कूल, हॉस्टल और अस्पताल को गैस सप्लाई के ऑर्डर दिए हैं। साथ ही घरेलू गैस की भी 25 दिन से पहले बुकिंग नहीं ली जा रही। जिला आपूर्ति अधिकारी बताते हैं कि घरेलू गैस का बैकलॉग पूरा करवाया जा रहा है। लोगों को पैनिक नहीं करना है। जैसे जैसे गैस की आपूर्ति हो रही है, सप्लाई करवाई जा रही है, लेकिन होटल इंडस्ट्री के लोगों को अगले आदेश तक अपने इंतजाम खुद करने होंगे।
अभी तो फिलहाल हम ज़्यादा जोर हमारा डोमेस्टिक में ही है, उपभोक्ताओं को लिए, और होटल वालों के लिए अभी जो है थोड़ा क्राइसिस है। मतलब 19 किलो का जो कॉमर्शियल होते हैं वो अभी नहीं आ रही हैं, फिलहाल उनको मना किया गया है। अभी फिलहाल हम स्कूल और हॉस्टल वालों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। भारत सरकार ने जो है प्राथमिकता तय की है कि जो हमारे घरेलू गैस कनेक्शन है उनको टॉप प्रायोरिटी पे गैस सप्लाई की जाए। तो प्रथम प्राथमिकता यही है कि हम जो है जो हमारे 7,81,000 कंज्यूमर्स हैं हमारे ज़िले के घरेलू कनेक्शन है, उनको कंज्यूमर्स को हम गैस की सप्लाई दें, और ये सप्लाई हम लगातार दे रहे हैं। वैसे बेंगलुरु, मुंबई जैसे शहरों में एलपीजी आपूर्ति न होने से होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, और अगर जल्द इस समस्या का समाधान न निकला तो हालात उत्तराखंड में भी खराब हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। संभल के एसपी के विश्नोई और बरेली साउथ की एसपी अंशिका वर्मा की शादी की तारीख नजदीक आ रही है। 28 मार्च को ये दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। ये शादी राजस्थान में होगी। एसपी के विश्नोई अपने परिवार के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ को न्योता देने गोरखपुर पहुंचे और सीएम के साथ में परिवार ने फोटो भी खिंचवाई। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जिसका नाम सुनकर अपराधियों के होश उड़ जाते हैं, जो थर थर कांपते हैं, अब वही दो जाबाज अधिकारी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। यहाँ संभल के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई और बरेली की एसपी अंशिका वर्मा की बात हो रही है। लंबे रिश्ते के बाद अब दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। 28 मार्च को यह शादी राजस्थान के बाड़मेर में होगी। शादी से पहले 27 मार्च को हल्दी और संगीत का कार्यक्रम होगा। शादी के बाद 30 मार्च को जोधपुर में रिसेप्शन होगा। संभल के एसपी के विश्नोई ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी शादी का न्योता दिया है। गोरखनाथ मंदिर में सीएम से मिलने उनके परिवार भी आया हुआ था। उनके माता पिता भी साथ थे। सीएम के साथ परिवार ने फोटो खिंचाई। दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत साल 2023 में गोरखपुर से हुई थी। उस वक्त के विश्नोई वहां एसपी सिटी के तौर पर तैनात थे। अंशिका वर्मा अंडर ट्रेनिंग आईपीएस अधिकारी थी। यहीं दोनों की मुलाकात हुई। दोनों के बाद दोनों के दिल भी मिल गए। अब इस रिश्ते को नया नाम दिया जा रहा है। संभल के एसपी के विश्नोई यूपी कैडर के 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में के विश्नोई संभल के एसपी है, जो राजस्थान के बाड़मेर के रहने वाले हैं। तो वहीं अंशिका वर्मा 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। प्रयागराज के सिविल लाइन इलाके की रहने वाली हैं। अपनी सख्त कार्यशैली के लिए दोनों जाने जाते हैं। इसकी वजह से पुलिस महकमे में अलग पहचान है। हाल ही में दोनों ने होली में जमकर डांस किया था, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।